और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो। तो इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। हाँ बेटा, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लेन वेव फ्रंट बनाना सीखा था। मुझे लगता है मे बी हम लोग वेव फ्रंट का एक और तरीका देख लेते हैं, मतलब आप कह लीजिए पॉइंट सोर्स के लिए। ठीक है, तो हम कहें कि वो बना लेते हैं, फिर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के लिए देख लेते हैं वेव फ्रंट कैसे बनेगा। ठीक है, देखो जी, समझना, हमने कहा ये पॉइंट सोर्स है, इसे ओ बोल दिया बेटा। ठीक है, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। हमने कहा यहाँ से मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, ये वेव फ्रंट है बेटा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो होगा एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इस वाले वेव फ्रंट को मान लो हमने F1 बोल दिया, फ्रंट से F ले लिए, F1 वेव फ्रंट है। ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट कह लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अच्छा वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ध्यान दीजिएगा, ऐसे होगी, इधर की तरफ होगी, ऐसे होगी वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन। अब आप क्या करिए, हमने मान लिया इसी को कि हमने कहा ये जो पॉइंट है वो एक नया पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इससे होता हुआ, इस पॉइंट से होता हुआ एक नया सोर्स हो गया, तो एक नया सर्कुलर मतलब स्फेरिकल वेव, मतलब इसको एक नया पॉइंट सोर्स माने तो एक नई वेव ऐसे डिस्टर्बेंस, स्फेरिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये भी एक नया पॉइंट ले लिए, नया सोर्स हो गया, तो इससे भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मतलब वेवलेट बना, सेकेंडरी वेवलेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये भी एक नया पॉइंट सोर्स हो गया, तो इसके लिए भी हमने ये बनाया। अब मैंने बताया था आपसे कि इन फॉरवर्ड देखो ध्यान से, ये तीन हमने सर्कल बनाए, इससे ज़्यादा बनते हैं, मतलब क्योंकि सारे पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पे एक टेंजेंट खींचना है जो कि कॉमन हो, और वो टेंजेंट पीछे भी खींच सकते थे, आगे भी खींच सकते थे, लेकिन याद रखिए हमेशा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रे किधर जा रही है, प्लस एक्स में, तो प्लस एक्स में तो इस तरफ वाला, यानी आप इधर भी खींच सकते थे, इधर भी खींच सकते थे, पीछे वाला नहीं, आगे वाला। तो इस पे ऐसा एक टेंजेंट खींचिए, ठीक है बेटा। तो ये जो हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। ये क्या था, प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो प्लेन सोर्स में भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। तो अब हम लोग करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन। यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, अब रिफ्लेक्शन के लिए हम बात करें तो पहले देखते हैं, देखो ध्यान से डायग्राम इसका बनेगा। ये लिया हमने देखो, हम ये कहते हैं, मान लो ये कोई वेव आ रही है, ये वेव है बेटा, ये इंसिडेंट वेव है, ध्यान देना, ये क्या है बेटा, इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव है तो वेव फ्रंट कैसा होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर, यानी ये जो ब्लू से मैं बना रहा हूँ दैट विल बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, मतलब सॉरी ए डैश कह दो, सॉरी इसे हम ए डैश कह दिए, ए डैश क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, देखना रिफ्लेक्ट ऐसे होगी और ऐसे हो गई, थोड़ा सा कम कर दो, ऐसे होगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई।
अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसे बी बोल दो तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो होगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट, हाँ, ये जो होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया बी बी डैश, ठीक है बेटा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ए डैश इज़ व्हाट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, और बी बी डैश इज़ व्हाट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। लिखता हूँ ए डैश इज़ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, और बी बी डैश ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, अगर हम कहें कि ये तो नॉर्मल होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऐसे ही ये भी नॉर्मल होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने कहा ये और वेव फ्रंट दोनों परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, वैसे ये भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमने कहा अगर ये आई है और ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस आई, तो ये पूरा एंगल, ये एंगल कितना हो जाता है, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाता है एंगल आई। ऐसे इस तरफ देखो, अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर होता, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता, आर हो जाता। क्लियर हो रहा है आपको सबको? अब समझिएगा यहाँ पे एक चीज़, अच्छा मैं कहूँ यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव कितनी है, स्पीड ऑफ वेव, उसे v मान लो, स्पीड ऑफ वेव v होगी, ठीक है। अब मैं कहूँ कि देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट तक मतलब a और a डैश तक जो इंसिडेंट वेव है साथ में आ रही है, इस वाले पॉइंट पे एग्जैक्टली जो यहाँ पे a पे ये वेव रिफ्लेक्ट कर रही है, ये वाली रे पर रिफ्लेक्ट कर गई, जबकि ये वाली अभी भी इंसिडेंट वाली है। ध्यान देना, ये इंसिडेंट वाली है, कहाँ तक आ रही है, बी तक आ रही है, तो इंसिडेंट वाली बी तक आ रही है, जबकि ये वाली मतलब ये वाली रे जो है वो ए पे ही रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हो जा रही है। और इस वाले पॉइंट पे फिर ये सेकंड वाली, मतलब हम बोल देते हैं ये मान लो फर्स्ट वाली रे है और ये सेकंड वाली रे है, ठीक है। तो मैं कहूँ फर्स्ट वाली रे ए पॉइंट तक यहाँ तक इंसिडेंट है, इसके बाद रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हो गई, जबकि सेकंड वाली रे है वो बी पॉइंट तक इंसिडेंट है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हो रही है। तो यानी मैं कहूँ कि दोनों ये फर्स्ट और सेकंड रे कहाँ पे अलग अलग हो रही हैं, ए डैश पे यहाँ पे फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हो गई, यानी कि, और सेकंड वाली में अभी भी ये इंसिडेंट है, ठीक है, और वो बी पे कन्वर्ट हुए रिफ्लेक्टेड में, यानी कि यहाँ पे साथ छूटता है और फिर ध्यान दो दोबारा ये रिफ्लेक्टेड है और बी वाले पॉइंट बी डैश पे फिर से ये मिल गया रिफ्लेक्टेड, यानी कि ए डैश पे बिछड़ते हैं और बी डैश पे फिर से वापस मिल जाते हैं। तो पक्की बात है कि ए डैश से बी तक में सेकेंड वाली वेव जितना टाइम ली होगी, क्योंकि सेम टाइम पे बिछड़े होंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे, यानी जिस टाइम पे ए डैश सेकंड वाली रे ए डैश से बी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उतने में ही ये रिफ्लेक्टेड वाला ए से बी डैश तक ट्रेवल किया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ तक दोनों साथ आ रहे हैं और ये 2 वाली बिछड़ गई, मतलब 2 वाली अभी भी ऐसे है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो एग्जैक्टली बी बी डैश इस वाले पॉइंट पे दोनों दोबारा मिल जाएंगे, क्योंकि सेम टाइम पे बिछड़ रहे हैं, सेम टाइम पे मिल जाएंगे। तो पक्की बात है, यानी कि ए डैश से बी तक आने में सेकंड वाली रे को जितना टाइम लगा होगा उतना ही फर्स्ट वाली को ए से बी डैश तक जाने में लगा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते थे कि जो, यही लिख देता हूँ मैं, कि ए डैश बी, ध्यान देना, ए डैश बी टी टाइम लगा, वेलोसिटी v है, तो डिस्टेंस कितना होता है v इंटू टी। वैसे ही ए बी डैश ये भी कितना टाइम लगता है, ये भी टी टाइम लगता है, तो v इंटू टी होता है। यहाँ पे टी क्या हम ले रहे हैं, टी है टाइम टेकन बाई इंसिडेंट वेव फ्रॉम ए डैश टू बी, ध्यान दो ये अभी इंसिडेंट ही है, फ्रॉम ए डैश टू बी, ठीक है। और यही टाइम जो टी है, यही टाइम साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड वाले के ए से बी तक होगा, यानी कि यही टाइम जो है टाइम टेकन बाय
reflected wave from A to B डैश। ठीक है बेटा, ये चीज़ आ गई। अब कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। अब यहीं पे देखो इन ट्रायंगल, देखो ए डैश बी में देखो, या ट्रायंगल ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी ए डैश में देखो क्या होता है। ट्रायंगल ए बी ए डैश में साइन आई जो होता है वो परपेंडिकुलर सामने वाला ए डैश बी बाई ए बी, ये आता है बेटा। इक्वेशन 1 कह दो। फिर से लिखो इन ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल ए बी बी डैश, ट्रायंगल ए बी बी डैश में क्या आता है बेटा, साइन आर क्या होता है, ए बी डैश बाई ए बी। इक्वेशन 2 आप 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, क्या आता है बेटा, ये आता साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू आता बेटा ए डैश बी बाई ए बी डैश। कट जाता। अच्छा ए डैश बी वहाँ से कितना है देखो वी टी, और ए बी डैश कितना है, ये भी वी टी, तो ये तो कट जाता। ठीक है, तो यानी कि ये 1 हो जाता। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखते हैं ये 1 हो जाता। दिस इम्प्लाइज दैट ये आर उधर ले जाओ, साइन आई बराबर साइन आर। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल आई बराबर एंगल आर। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें यही प्रूव करना था बेटा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ए डैश इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए डैश पे रे ये वाली आगे निकल जाती है, ये यहीं से रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये वाली वापस जाके सेकंड वाली वेव से कहाँ पे मिलेगा, बी बी डैश पे। तो ए डैश बी में जितना टाइम लगा हो उतना ही ए से बी डैश में टाइम लगा होगा, वो मैंने टाइम लिख दिया। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। मैं मिटाता हूँ। चलिए फिर हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। यूजिंग Huygens प्रिंसिपल। ठीक है, Huygens प्रिंसिपल यूज करते हुए हम रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं बेटा। हमने कहा ये एक, आप कह सकते हैं ऊपर जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v1 है। यहाँ पे μ2 मीडियम ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2 है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं। हमने कहा यहाँ पे लाइट आ रही है, देखो यहाँ पे वैसे ही लेते हैं, इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे, लाइट की रे ऐसे आ रही है। ठीक है, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, वो मान लो नॉर्मल की तरफ बेंड करा देते हैं। ठीक है, ये ऐसे चली जाती है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल, ये मतलब वो बनाते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो बेटा वो ये हो गया,
ये 90 डिग्री। इसे मैंने बोला ए डैश इज़ व्हाट इंसिडेंट वेव फ्रंट, और इसे मैं बोल दूँ बी और यहाँ से इसे मिला दूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया बी बी डैश। बी बी डैश इज व्हाट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक बेटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये भी कितना होगा, आई होगा। और सोचो अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई, तो ये वाला एंगल कितना होता, आई हो जाता। वैसे ही ये वाला एंगल कितना है, ये भी आर होता, तो ये अगर आर तो ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना हो जाता, आर हो जाता, ठीक है। अच्छा सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, आप समझना ध्यान से, मैं इतना ही बनाता हूँ, ठीक है। हाँ पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, देखो कि ए डैश क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और बी बी डैश क्या है बेटा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बोलें, ये पक्की बात है कि देखो ध्यान से, जो टी टाइम में, मतलब मैंने कहा यहाँ तक दोनों साथ आ रही थी, उसके बाद दोनों इस पॉइंट पे वापस मिल गई, यानी कि फर्स्ट मीडियम में लाइट ने ए डैश से बी तक आने में जितना टाइम टी लिया हो, उतने टाइम में ही रिफ्रैक्टेड वेव ए से बी डैश तक आएगी। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट करके कि टाइम टेकन बाय इंसिडेंट वेव फ्रॉम ए डैश टू बी will be equal to the time taken by refracted incident wave, ठीक है, टाइम टेकन बाय इंसिडेंट वेव फ्रॉम ए डैश टू बी will be equal to the time taken by refracted wave from A to B dash. Let that time is t, उस टाइम को हम t मान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर, इस वजह से जो ए डैश बी होता वो कितना होता, इसमें स्पीड इनटू टाइम, कितना स्पीड है बेटा, v1 इंटू टी, ठीक है। ऐसे ही ए बी डैश कितना हो जाता, इस मीडियम में स्पीड कितनी, v2 इंटू टाइम कितना, t, ठीक है। अब देखते हैं सीधे, अब लिखते हैं वहीं से फिर से, ट्रायंगल ए बी ए डैश, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, ट्रायंगल ए बी ए डैश में साइन आई बराबर क्या हो जाता, साइन आई इज परपेंडिकुलर व्हाट, दैट इज ए डैश बी बाई ए बी। ए डैश बी को लिख दो v1t, ए डैश बी की वैल्यू v1t बाई ए बी, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। फिर लिखो इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, देखो ए बी बी डैश, नीचे वाला साइन आर कितना हो जाएगा बेटा, ए बी डैश बाई ए बी डैश कितना है, v2t बाई ए बी, देखो v2t बाई ए बी, ठीक है। ये दिस इज इक्वेशन 2। आप क्या करिए, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते हैं बेटा, क्या आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर,
ये कितना आ जाएगा, आप देखो ध्यान से, ए बी और टी कट जाएगा, कितना आ जाएगा v1/v2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको अलग से ये चीज़ पता है कि जो म्यू होता है वो c/v होता है। दिस इम्प्लाइज दैट जो v होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट v1/v2 जो होगा वो μ2/μ1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाता है, μ2/μ1। ठीक है, ये आ गया स्नेल्स लॉ। इसी को कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है, μ1 sin i मल्टीप्लाई कर दो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, दिस इज, इसे भी कहते हैं कहीं कहीं से भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट, मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मीडियम्स पे डिपेंड करता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देख लिया, एंगल आई बराबर एंगल आर उसमें देख लिया, और इसमें क्या आ गया, μ1 sin i बराबर μ2 sin r, या sin i बराबर μ2/μ1, sin i sin r बराबर μ2/μ1। दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। मैं आपसे बता दूं कि इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब याद रखिए, मतलब यहाँ पहुँच करके नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांस आता है ये आता है। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि ये आएगा पेपर में, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।